सुमित्रा देवी की दो बहुएं थीं। दोनों ही एक से बढ़कर एक थीं। बड़ी बहू उर्वशी और छोटी बहू कोमल लोगों के सामने जितना प्यार दिखाती, अंदर से वो एक दूसरे से उतना ही चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी सुमित्रा बोलती है, अरे ये चाय किसने बनाई है? जी माँ जी, ये मैंने बनाई है। वाह बहू, मजा आ गया। इस उर्वशी को तो कुछ भी ढंग का बनाना नहीं आता। जब से तू आई है ना, खाने पीने की तो मौज लग गई है। हाँ हाँ, सारे गुण तो आपकी छोटी बहू में है। हम तो इस घर में पागल बैठे हैं। अरे जो सच है वही कहा है, ज्यादा पिच पिच मत कर। अरे अरे माँ जी, रहने दो, नहीं तो दीदी मेरी तारीफों से जल जल कर आधी हो जाएंगी। उर्वशी बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और वहीं कोमल अपनी तारीफ सुनकर सातवें आसमान की सैर करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। फिर एक दिन कोमल प्रेस कर रही होती है, तभी उसे कुछ काम याद आता है। वो बाहर जाती है और थोड़ी देर में फिर से वापस आकर प्रेस करने लगती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा कोमल को आवाज देते हुए बोलती है, अरे कोमल बहू, जल्दी से मेरी गुलाबी वाली साड़ी ले आ, मुझे शर्मा जी के यहाँ पूजा में जाना है। अब आएगा मजा। ला रही हूं माँ जी। ये लीजिए आपकी साड़ी माँ जी। वाह, ये साड़ी तो चमक रही है प्रेस के बाद। अच्छे से देख लो माँ जी, कहीं से जली तो नहीं है। वैसे भी अपनी प्रेस खराब हो रखी है। अरे ऐसी बात है माँ जी, मैं आपकी साड़ी आपको खोलकर दिखाती हूँ। कोमल सुमित्रा और उर्वशी के सामने से पूरी साड़ी को खोलकर अच्छे से दिखाती है और वो कहीं से भी जली नहीं होती। सुमित्रा उर्वशी को फिर से 4 बातें सुनाकर कोमल की तारीफ करके वहां से चली जाती है। सुमित्रा के जाते ही कोमल बोलती है, क्या हुआ दीदी, आपकी चाल उल्टी पड़ गई? आपने तो माँ जी की साड़ी जला दी थी, फिर ये सब कैसे हो गया? यही सोच रही है ना आप? क्यों बकवास कर रही हो? मैंने तो बस यूं ही कहा था। रहने दो दीदी, अब ज्यादा भोली मत बनो। मैं जब अपने कमरे से बाहर गई थी, तब मैं अपने फोन का कैमरा ऑन करके छोड़ गई थी और देखिए उसमें आपकी सारी हरकत रिकॉर्ड हो गई थी। इसलिए मैं शाम को ही बाजार जाकर माँ जी की साड़ी जैसी सेम टू सेम साड़ी ले आई और माँ जी को दे दी। इस बार तो बेटा तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कोमल और उर्वशी वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही साजिश जारी रखते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं के लिए सोने का हार बनवाकर लाती है और लाकर टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी वहां उर्वशी आती है और उसकी नजर हार के उस बॉक्स पर जाती है जिन पर दोनों लोगों के नाम की स्लिप लगी हुई थी। उर्वशी उन दोनों हार के बॉक्स को खोलकर देखती है और उन हारों की अदला बदली कर देती है और उसके बाद फटाफट से वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आकर दोनों को आवाज लगाकर कहती है, कहाँ हो तुम दोनों? उर्वशी, कोमल, जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ माँ जी? जी माँ जी, आपने बुलाया? तुम दोनों के लिए सोने के हार बनवा कर लाई हूं, ये सामने रखे हैं, अपने अपने नाम की स्लिप देखकर ले लो। माँ जी को क्या लगा था मुझसे चालाकी करेंगी? भारी वाला हार इस कोमल को दे देंगी और हल्का वाला मुझे, पर मेरा नाम उर्वशी है। चालाकी करना मेरे खून में है। अरे दीदी, पहले बॉक्स खोलकर तो देखो, ख्याली पुलाव बाद में पका लेना। उर्वशी जैसे ही बॉक्स खोलकर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये कैसे हो सकता है? क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? माँ जी, दीदी के कहने का ये मतलब है कि इतना सुंदर हार कैसे बन सकता है? क्या कमाल की कारीगरी करी है सुनार ने। हाँ हाँ, तभी तो लाई हूं। वैसे इस उर्वशी के लिए हार लाने का जरा भी मेरा मन नहीं था, फिर इसका मुंह बन जाता। इसकी काम चोरी के चलते तो मैं इसे टॉफी भी ना दूं। हाँ हाँ, सारी काम चोरी तो मैं ही करती हूँ और सारा काम कोमल करती है। हाँ दीदी, सच में। देखा, अब तो आपने अपने मुंह से कह दिया। आप काम चोरी करती हैं और मैं काम करती हूँ। ज्यादा मत बोल, तेरी चालाकियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे अरे बस बस दीदी, बस थम भी जाओ। कहीं ऐसा ना हो आपके कारनामों के नमूने में सासू माँ को दिखा दूं।
इससे पहले सुमित्रा उन्हें चुप करवाने के लिए कुछ कहती, उर्वशी अपने पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और कोमल भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाकर बोलती है, हाँ दीदी, आपने बहुत ही सफाई से हार बदला था। मैंने आपको ये सब करते देख लिया था। बड़ी ही सफाई के साथ मैंने स्लिप बदल दी और मेरा हार मेरे पास आ गया। और दीदी, आप ऐसी बचकानी हरकत कब तक करती रहेंगी? कोमल इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और उर्वशी का गुस्सा आर पार हो गया था और वो गुस्से में बोलती है, बहुत हो गई इसकी मनमानी। पर इसे क्या लगता है उर्वशी से जीत जाएगी? उर्वशी वो कांटा है जो एक बार लग जाए ना तो खून चूस कर ही बाहर निकलता है। अब कोमल और ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन पता चलता है कि कोमल प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उसकी सास उसकी और ज्यादा देखभाल करने लगती है, जिसे देखकर उर्वशी और ज्यादा चिढ़ जाती है और उसके बच्चे को मारने का प्लान करती है। ऐसे ही एक दिन उर्वशी खीर बनाकर कोमल के पास लाती है और कहती है, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, इसमें खूब सारे काजू बादाम भी डाले हैं जो बच्चे के लिए अच्छे हैं। कोमल खीर खाना शुरू करती है। वैसे ही उसकी सास वहां आ जाती है और उसके हाथ से कटोरा लेकर जमीन पर फेंक देती है और उर्वशी को खींचकर तमाचा लगाती है। फिर कोमल से बोलती है, अरे अरे करमजली, नाच पिटी, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपनी ही देवरानी के बच्चे को मारते हुए? खीर में तू जहर मिलाकर लाई है ना, मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि मैंने इस खीर में जहर मिलाया है? क्यों कोमल, खुद तो तुम बच्चे का बहाना लेकर बेड पर पड़ी रहती हो और निगरानी के लिए सासू मां को छोड़ दिया। वाह, बकवास बंद कर अपनी। कोमल ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं खुद तुझ पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है तू कितनी भली है और कितनी कमीनी। अपना सामान बांध और निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, पर उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। वो भी इस घर की बहू है। गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। आप दीदी को माफ कर दीजिए। अपनी सास और देवरानी की बातें सुनकर उर्वशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से माफी मांगती है और सारे गलत काम छोड़ देती है। इसके बाद 9 महीने पूरे होने पर कोमल एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उसका खूब ख्याल रखती हैं। शादी के बाद रानी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी थे। रानी ने पैर मारकर चावल से भरा लोटा गिरा दिया। तभी सास ने कहा, बड़ी बहू, जल्दी से ये चावल बटोर लो, अभी रानी बहू इन्हीं चावल की खिचड़ी बनाएगी। जी सासू माँ। जेठानी ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर आते ही उसके पति विक्रम ने कहा, माँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको भी लगी है। अब जल्दी से रानी से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं। बड़ी बहू, रानी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेगी। माँ जी, इतने कम चावल में सभी लोग खाना खा लेंगे? ये क्या कह रही है बहू? इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर रानी बहुत हैरान हो गई। खैर, वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाए और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तुम दोनों भी जाओ, आज तुम दोनों की सुहागरात है, मुबारक हो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिए, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम सब भी सो जाओ। थक गए होंगे सब लोग। अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया भाभी, मैं भी जा रही हूँ सोने, मैंने भी बहुत खा लिया आज। ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लगा। खैर, वो अपने पति विक्रम के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। विक्रम जी, पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना, या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और नींद में ये सब बोल रही हो। खैर, दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह रानी जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी विक्रम की नींद खुली। उसने रानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया। कहाँ जा रही हो रानी? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। पागल वागल हो क्या तुम? इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो?
और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने नहाया होगा, शादी थी तुम्हारी। ऐसा करो, सिर्फ शौच कर लेना, बाकी कुछ भी मत करना। फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए इतनी ठंड में। अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रानी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। विक्रम उठा, उसने शौच भी नहीं किया और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या? आपने तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली। 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी, तो मैं दूसरे कपड़े क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा। और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी, और कुछ मत पहन लेना। खैर, रानी ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए, तभी रानी ने अपनी सास को बोला, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता करना हो तो बताइए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू, हमें बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। ऐसा करो, हम सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बना दो। 1-1 चम्मच चाय? 1-1 चम्मच चाय से क्या हो जाएगा? लगता है हमारी बहू भी एक ही दिन में हमारे रंग में रंगने लगी है। 1-1 चम्मच चाय शायद बहू को ज्यादा लग रही है। तो बहू ऐसा करना कि सिर्फ 1 चम्मच चाय बना देना, हम सब लोग 1-1 बूंद चाय पी लेंगे। अरे नहीं, मैं 1-1 चम्मच ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। रानी किचन में जाकर सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते वो खुद से ही बातें करने लगी। मेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। इतनी कंजूसी मैंने तो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बताओ, 1-1 चम्मच चाय कौन पीता है? मैं तो इस घर में अभी नई आई हूँ, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कल रात भी सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी। तभी किचन में उसकी ननद और जेठानी भी आ गए। अरे भाभी, इतनी देर हो गई? इतने में तो पूरे गांव की चाय बन जाती। देखो, चाय गर्म तो हो गई है। ननद जी, जब तक चाय अच्छी तरह से उबल ना जाए तब तक चाय पीने में मजा नहीं आता। इतने में जेठानी ने गैस बंद कर दी। देवरानी जी, चाय ज्यादा उबालने से क्या हो जाएगा? खौलते हुए चाय तो कोई पी नहीं पाएगा। ये तो ठंडी हो रही है, इस वजह से बस थोड़ा सा चाय का पानी गर्म हो जाए, उतना ही काफी है। वरना हम लोग तो चाय को गैस पर पकाते ही नहीं है। रात में चाय पत्ती को पानी में घोल कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है। फालतू में गैस की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर रानी को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। खैर, सभी लोगों ने 1-1 चम्मच चाय को 10 बार में खत्म किया। आप सभी लोगों ने अभी तक वही बारात वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों बहू, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? इतनी ठंड में दूसरे कपड़े क्यों पहने हम लोग? फालतू में पानी खर्च होगा, बिजली खर्च होगी। तेरे पति ने तुझे कुछ समझाया नहीं? जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते तब तक हम लोग यही पहने रहेंगे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रानी को बहुत भूख लग रही थी। दोपहर के वक्त रानी ने अपनी सास को बोला, सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, अभी कल रात में ही तो पेट भर के खाया था। इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं तुझे इस घर के नियम बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं। और हाँ, घर की सभी लाइटें बंद करके सो जा। फालतू में बिजली खर्चा नहीं करनी चाहिए। रात में जब घर के सारे मर्द काम से लौट आएंगे तभी लाइट चालू करना और तभी खाना बनाना। खैर, रानी ने अपनी सास के कहने पर घर की सारी लाइटें बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में रजाई के अंदर इधर से उधर करवटें बदलती रही। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से कंजूस खानदान में मेरी शादी तय कर दी। खैर, भूख से तड़पते हुए रानी भी सो गई। रात को जब उसका पति काम से वापस आया तब रानी को थोड़ी राहत मिली। वो अभी तक शेरवानी में ही था। अच्छा हुआ आप आ गए। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सासू माँ से पूछकर खाना बना देती हूँ। अरे, इतनी ठंड में हाथ मुंह क्यों धोऊं मैं कहीं मजदूरी करने गया था क्या? फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। खैर, उसके बाद रानी भागकर अपनी सास के पास गई और खाने के बारे में पूछने लगी। बहू, ऐसा करना, 1 आलू की सब्जी बना लो और 1 रोटी बना लेना। सभी लोग 1-1 2-2 निवाले खा लेंगे और यही हर रात तुझे बनाना है। जहां अभी तक रानी भूख की वजह से तड़प रही थी, उसे लग रहा था कम से कम रात को भरपेट खाना मिलेगा। ये उम्मीद भी उसकी टूट गई। उसने सिर्फ 1 रोटी और 1 आलू की सब्जी बना दी। सभी 1-1 निवाला खाकर डकार मारने लगे। ये सब देखकर रानी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर रात में 12 बजे चुपके से रानी अपने लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास वहां पर आई और सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली,
आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तेरी वजह से आज इतना खाना बर्बाद हुआ है। जितना खाना 1 महीने में हम लोग खाते हैं उतना तू अकेले खाने जा रही थी। तो इस तरह रानी उस कंजूस ससुराल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हर रात सिर्फ एक निवाला खाकर रानी किसी तरह जिंदा थी। ना ही कोई नहाता था और ना ही कोई ढंग से खाना खाता था। अभी तक सभी लोग वही शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि रानी तो बुरी तरह बीमार ही पड़ गई। पूरा ससुराल बीमार पड़ गया। किसी तरह विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप सभी लोगों का चेकअप किया। आपके शरीर में ना हीमोग्लोबिन है ढंग से, ना ही प्रोटीन है, और जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कुछ भी आप लोगों के शरीर में नहीं बचा है। बहुत सारी बीमारियों ने आप लोगों को घेर लिया है। आप लोगों को परिवार सहित 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हर रोज नहाना पड़ेगा, जो हम खिलाएं वही खाना पड़ेगा। अब मजबूरी में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 2 महीने एडमिट रहने पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब सभी लोग ठीक होकर वापस घर लौटे तब उसके ससुर ने कहा, आज हमें अस्पताल में पूरा खाना खाकर पता चला कि इतना भी हम खाना खा सकते हैं। आज हम मौत से बचकर लौटे हैं। अस्पताल में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू का भी बुरा हाल हो गया। हमें माफ करना बहू। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रानी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।